Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarshpal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. So let's continue our first chapter, the Indian Constitution. Take out page number 9. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है, कौन कौन से की फीचर्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस हमारे लिए बनाए गए हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. सो सी सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प, पेज नंबर 9 पर जो नीचे लास्ट पैराग्राफ दिया गया है इसको देखो आप कि कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट ए सर्टेन डिसीजन that we might take that could have an adverse effect on the larger principle that the country believes in. यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, हमें जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हमें फॉलो करना है वो विथ प्रोटेक्शन करना है. हम बाकी सब जो बैड इफेक्ट्स होते हैं जिनसे हम लोग इफेक्ट हो सकते हैं तो उनसे हमें प्रोटेक्ट कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है. कुछ भी गलत होगा हमारी सोसाइटी के अंदर, देश के अंदर, उनसे हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, गवर्नमेंट करती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट इज पॉसिबल दैट मेनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैव बिकम सो acrimonious that we need a strong dictator to see this right. कि हम जिस कंट्री के अंदर रह रहे हैं, हम एक डेमोक्रेटिक के अंदर है, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हमें कैसा चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर चाहिए जो ये कर सके कि हाँ ये तो गलत है आपके लिए और ये सही है, ये बताने वाला चाहिए. ठीक है. सो swept by these emotion they may not realize that in the long run dictatorial rule goes against all their interest. A good constitution does not allow their whims to change its basic structure. It does not allow for the easy overthrow of provision that guarantee rights of citizen and protect their freedom. कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें जितने भी की फीचर्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ओवरऑल उसे सिक्योरिटी दी जाती है इस की फीचर्स से कॉन्स्टिट्यूशन के, जिससे वो फ्री होकर उस कंट्री के अंदर सर्वाइव कर सकता है. From the above discussion, you will understand that the Constitution play a very important role in democratic societies. कि हमारी जो democratic societies है उसमें हमारे जो key features है उनका एक important role होता है. अब हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि Constitution है उसमें key features होते हैं, तो ये key features होते क्या हैं इसको आप देखोगे पेज नंबर 10 पर देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स. अब ये क्या होते हैं, by the beginning of 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. कि जैसे ही ब्रिटिशर्स का रूल जो है वो खत्म हो गया, खत्म होने के बाद में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया गया, जो ओवरऑल पूरे नेशन का एक मूवमेंट था, जिसके अंदर सबसे पहले क्या प्रोविजन रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, संविधान को बनाना, है ना. ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैज डेवलप ए ग्रेट डील टू टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक. इस नेशनल मूवमेंट के अंदर जितने भी जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट कौन होते हैं, जो नेशन के लिए लड़ रहे हैं, जो उस मूवमेंट के लिए लड़ रहे हैं, उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले जो पर्सन्स थे उन लोगों का सबसे पहले क्या इमेजिनेशन था कि जो कंट्री फ्री होगी, ब्रिटिशर से फ्री होगी, तो फ्री हो कैसी होनी चाहिए, कैसा फ्रीडम लोगों को मिलना चाहिए, उसके लिए लोगों ने क्या शुरू कर दी, इमेजिंग और प्लानिंग शुरू कर दी कि क्या हमें प्लान करना है हमारे देश को फ्री करने के लिए. अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैव वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग. यानी कि उस रूल्स के अंदर क्या होगा कि हमें कैसे रूल फॉलो करने हैं, कैसे रूल्स होने चाहिए लोगों को, लोगों के लिए, लोगों के प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है. The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. ये सबसे पहला लोगों का क्या इमेजिनेशन था
कि जो फ्री इंडिया होगी, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, जहां से ब्रिटिशर से लोग फ्री हो जाएंगे, तो वो एक ऐसा देश होगा जहां पर सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, है ना। सबसे पहला प्रोविजन इक्वली ट्रीट करना, और दूसरा क्या है, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाना जो कि डेमोक्रेटिक होगी। डेमोक्रेटिक मीन्स गवर्नमेंट जो होगी वो कैसी होगी, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई गई खुद की गवर्नमेंट होगी, ठीक है। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा बनाई गई, लोगों के लिए बनाई गई, और लोगों का ही बनाया हुआ है सब कुछ, ठीक है। ऐसी गवर्नमेंट जो है वो तैयार की जाएगी जो कि लोगों के लिए काम करेगी। India's its functioning. This was done not by one person but by a group of around 300 people who become member of the Constituent Assembly. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा, इसके अंदर सिर्फ कोई 1% तो है नहीं, कोई 1% बता रहा है कि ऐसा होना चाहिए और उसकी सबने मान ली, नहीं, बल्कि ये जो असेंबली है वो 300 पीपल से मिलकर बनी। यानी कि जो असेंबली तैयार की गई उसमें कितने मेंबर्स थे, 300 मेंबर्स। इन 1946 में बनाइए, and who met periodically for the next 3 years to write Indian Constitution, जो कि 3 साल तक क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them. ये असेंबली जिसके अंदर जो मेंबर्स हमने सेलेक्ट किए थे, उन सब के लिए क्या था, ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क था कि कैसे हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम उनको एक फ्री इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री दे सकते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सोच विचार करना और उसे लिखना शुरू किया। द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और वो भी ऐसा देश जहां पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर, और उनका कल्चर क्या है, अलग अलग है, सबके कल्चर अलग अलग है। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remain undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. और ये कॉन्स्टिट्यूशन तब बन के तैयार हो रहा था जब इंडिया और पाकिस्तान का क्या हो रहा था, डिवाइडेशन किया जा रहा था, अलग किया जा रहा था पाकिस्तान को इंडिया से। पहले क्या थे, ये एक ही देश थे, और फिर डिवाइडेशन किया जा रहा था। कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जहां पर राजा महाराजा रूल कर रहे थे, उन्हें क्या चलाना था कि हमें गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हम तो अपना शासन करेंगे, जैसे राजा महाराजाओं का हुआ करता था वैसा ही शासन हमें चाहिए। तो सब लोगों को एक करना तो कितना मुश्किल था गवर्नमेंट के लिए, सब लोगों के मतलब कि एक जैसी राय होनी चाहिए, एक जैसी सोच होनी चाहिए, जबकि सब अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी सबको क्या किया, एक बनाया। सो ऑल ऑफ दिस इशू प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उन सबके दिमाग में चल रहा था कि कैसे हम उनको एक कर सकते हैं। एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, ये सारे क्वेश्चंस जो थे उनके दिमाग में चल रहे थे। They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflected respect for maintaining diversity while preserving national unity. यानी कि सभी लोगों के दिमाग में इतने क्वेश्चंस होने के बावजूद भी उनका मतलब मेन एम क्या था, सबको एक बनाना, एक नेशनल यूनिटी देना। यानी कि सब में क्या होगी, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेज होने के बावजूद भी क्या होगा, सब एक नेशन के कहलाएंगे, है ना। The final document also reflects this concern for eradicating poverty through socio-economic reform, as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representative. यानी कि ये सारी चीजें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ही नहीं, बल्कि उन्हें ये भी डर था कि लोग कैसे अडॉप्ट करेंगे इस चीज को। कुछ ऐसे बोलेंगे नहीं हम इस धर्म के नहीं है, हम इस लैंग्वेज के नहीं है, तो हम इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो थी, वो क्राफ्टिंग जो कमिटी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन क्राफ्ट कर रहे थे, उस कमिटी के मेंबर्स में ये सारे क्वेश्चंस जो थे वो चल रहे थे। Listed below are the key features of the Indian Constitution. While reading this, keep in mind the above mentioned concern of diversity, unity, socio-economic reform, and representation that the authors of this document were grappling
with try and understand the ways in which they try to balance this concern with their commitment to transforming independent India into a strong democratic society। कि ये सारे क्वेश्चन सारे ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर्स के दिमाग में होने के बावजूद भी उन्होंने इन की फीचर्स के साथ साथ जो की फीचर्स इंडिया को दिए, कॉन्स्टिट्यूशन को दिए, उस की फीचर्स में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा गया कि हम अलग अलग लैंग्वेज, अलग रिलीजन, अलग कल्चर के होने के बावजूद भी हमारे अंदर क्या होगा, एक नेशनलिटी होगी, हम एक नेशन के कहलाएंगे और हम सब में यूनिटी प्रेजेंट होगी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ की फीचर्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के तैयार किए गए, और वो की फीचर्स में सबसे पहले आता है फेडरलिज्म। अब ये फेडरलिज्म क्या होता है? सबसे पहला जो की फीचर दिया गया वो क्या दिया गया? फेडरलिज्म दिया गया। दिस रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, जिसमें एक ही गवर्नमेंट होगी देश के अंदर। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड ए सेंटर, यानी कि जिसमें एक तो गवर्नमेंट होगी जो पूरे नेशन के लिए होगी, फिर इसको डिवाइड किया जाएगा इनटू स्टेट एंड सेंटर। ठीक है, स्टेट वाइज और सेंटर वाइज जो है गवर्नमेंट तैयार करेंगे, मेंबर्स तैयार किए जाएंगे। पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो तीसरा टायर है वो कौन सा है? पंचायती राज। फर्स्ट हो गया आपका स्टेट, सेकंड हो गया आपका सेंटर, और थर्ड हो गया आपका पंचायती राज। ठीक है, थर्ड जो टायर है आपका वो कहलाता है पंचायती राज। And you have read about this in your class 6th book. We look at the functioning of the state government in your class 7th book, and this year we will read about about central government, यानी कि state government जो कि state के लिए काम करती है, पंचायती राज सिस्टम जो कि विलेज के लिए काम करती है। पंचायत लेवल विलेज लेवल पर होता है, जहां पर 5 लोगों को मिलाकर क्या बनाते, पंच बनाया जाता है ना, तो पंचायती राज कहलाएगी। अब हमारे जो 8th स्टैंडर्ड में मोस्टली टॉपिक है वो क्या है? सेंटर गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, the vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of national New Delhi and making डिसीजन फॉर एवरीवन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो, उसकी जो गवर्नमेंट है वो कहाँ बैठती है? न्यू दिल्ली, क्योंकि वो क्या है, हमारे देश का कैपिटल है, और वो उसका जो डिसीजन होगा वो सबके लिए कैसा होगा? एक जैसा होगा। इंस्टेड इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट। उसके बाद में अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं? स्टेट के होते हैं। हर एक स्टेट का अलग अलग मेंबर अपॉइंट किया जाता है, सो दैट डिसीजन कुड बी मेड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। ताकि क्या होगा, कोई एक पर्सन तो पूरे नेशन को रूल नहीं कर सकता, इसीलिए उस काम को डिवाइड कर दिया जाता है स्टेट वाइज, सेंट्रल वाइज और पंचायत वाइज, उसको डिवाइड कर दिया जाता है ताकि पर्टिकुलर रीजन को प्रॉपरली रीड किया जा सके और उसकी प्रॉब्लम्स को सुलझाया जा सके। ठीक है, सो while each state in India enjoy autonomy in exercising power on certain issue subject of national concern require that all of these states follow the laws of the central government, कि जितने भी states हैं वो central government के laws को follow करते हैं। And the constitution contain list that detail the issue that each tier of government can make law on। और जितने भी अलग अलग लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि स्टेट वाइज है या आपके पंचायत वाइज है या डिस्ट्रिक्ट वाइज है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं वो सबको दिए जाते हैं। अंडर फेडरलिज्म the states are not merely agent of the federal government but draw their authority from the constitution as well. All person in India are governed by law and policies made by each of these level of government. फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि जो वर्क है उसको डिवाइड कर दिया गया अलग अलग लेवल पर, और अलग अलग लेवल पर जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होंगे जो स्टेट देगी वहां के लोगों को या सेंट्रल देगी स्टेट्स को, तो ये क्या करने होंगे? फॉलो करने होंगे, और ये कंपलसरी होता है सभी के लिए, है ना। सेकेंड जो हमारा की फीचर है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि सेकेंड फेडरलिज्म जो है वो क्या दिया गया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। गवर्नमेंट जो होगी वो कैसी होगी? पार्लियामेंट्री फॉर्म होगी उसकी।
parliamentary form of government. It means the different tier of government that you just read about consist of representative who are elected by the people. जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि अलग अलग जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे स्टेट वाइज, सेंटर वाइज और पंचायती राज सिस्टम में, इन सब में क्या होगा, एक मेंबर अपॉइंट किया जाएगा जो किसके द्वारा चुना जाएगा, लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा, लोग ही उसे क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे. Your class 7th book began with the story of Kanta who was studying in line to vote during an election. यानी कि कांता की एक स्टोरी है आपके 7th क्लास के बुक में जिसमें वो वोट करने के लिए एक लाइन में खड़ी है. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन. कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मीन्स क्या होता है कि जो भी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज है उन सबको क्या है, वोट करने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो. ऐसा कुछ उसमें प्रोविजन नहीं है कि आप इस कास्ट से तो आप वोट नहीं कर सकते, है ना. 18 साल से जो ऊपर होते हैं उन सबको वोट करने का अधिकार होता है. When they were making the constitution, the member of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses of universal adult suffrage, and this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार किया गया उसमें सबसे पहला पर्पस क्या था कि जो डिवाइडेशन यहाँ कर दिया गया है, जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ तो उस टाइम पर क्या था, लोगों के अंदर धर्म को लेकर, रिलीजन को लेकर, कल्चर को लेकर काफ़ी आपस में मतभेद थे कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो. ब्रिटिशर्स ने यही तो किया था ना, डिवाइड एंड रूल, कि अगर हम इनको रिलीजन के बेस पर अगर डिवाइड कर देंगे तो इजीली क्या किया जा सकता है, इनमें फूट डाली जा सकती है, फूट डालो और राज करो, सुना होगा ना आप लोगों ने. तो ये इनको डिवाइड करने के बाद में इन्हें एक करने का काम किया गया किस फॉर्म पे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जिसमें चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो, उनको इक्वलिटी की भावना उसमें जगाई गई और उसमें सफरेज मूवमेंट, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मूवमेंट स्टार्ट किया गया जिसमें अबव 18 ईयर्स सबको वोट करने का अधिकार है ना. सो also every citizen of the country irrespective of his or her social background can contest in election में कोई भी participate कर सकता है चाहे वो किसी भी background से belong करता हो. These representative are accountable to the people. You will read more about why representation is crucial to democratic functioning in unit 2 of this book. यानी कि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, इसको क्यों शुरू किया गया इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट थर्ड जो है वो आता है आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स. थर्ड है सेपरेशंस ऑफ पावर्स. कि पावर्स का सेपरेशन, कोई भी वन पर्सन रूल नहीं कर सकता पूरे कंट्री के ऊपर, तो उसको क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, किसके, पावर्स के, गवर्नमेंट के. दीज आर लेजिस्लेटिव. कौन कौन से होते हैं, गवर्नमेंट जो होती है उसके 3 पावर्स होते हैं, उसको डिवाइड कर दिया जाता है 3 पार्ट्स में. फर्स्ट आता है आपका लेजिस्लेटिव, सेकंड है आपका एग्जीक्यूटिव और थर्ड है आपका जुडिशियरी. लेजिस्लेटिव जहां पर लॉज क्रिएट किए जाते हैं, लॉज बनाए जाएंगे, रूल्स बनाए जाएंगे, है ना, जहां पर जो गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होंगे वो रूल्स बनाए जाएंगे, लॉज वगैरह बनाए जाएंगे. पार्लियामेंट वगैरह जो होते हैं वो सब किस में आते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स में आते हैं. ठीक है. एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या होते हैं आपके, ये जो सीएम पीएम वगैरह जो हैं, जितने भी आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो किस में आते हैं, आपके एग्जीक्यूटिव में. एग्जीक्यूटिव में क्यों, क्योंकि ये जो लॉज है ये लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है. जो अभी आपके मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लॉज को आप तक पहुंचाते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं. ये और ये दोनों मिलकर अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो पीपल है उन तक लॉज सही से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उनको वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सबको देखने का काम कौन करता है, जुडिशरी करता है, जो कि इन दोनों को कंट्रोल करता है, किसको, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को. ठीक है.
तो ये 3 ऑर्गन्स होते हैं किसके, गवर्नमेंट के, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसी बेस पर गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट जो है वो इन्हीं 3 ऑर्गन्स के ऊपर ही चलती है। द लेजिस्लेटिव रेफर्स टू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो लेजिस्लेटिव होता है उसमें कौन होते हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे कि जो एमएलए वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं वो किस में आते हैं, हमारे लेजिस्लेटिव में। Executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government. जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें सारे मिनिस्टर्स होंगे, वो क्या करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम कर रही है, कैसे चल रही है, उसको देख रेख करते हैं। इसके बाद में जो जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 ऑफ दिस बुक रेफर टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन दिस कंट्री, कि जुडिशरी सिस्टम जिसमें कोर्ट वगैरह आते हैं, हमारे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सारे इसमें आते हैं, और वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों को देखने का काम करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दिस ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, कि सभी लोग अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने पावर्स को डिवाइड कर दिया, किसमें, 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। सो थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट एज एन चेक ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि इसको कौन चेक करेगा, ये चेक करेगा, इसको कौन चेक करेगा, ये करेगा, इसको कौन चेक करेगा, ये दोनों मिलकर करेंगे। तो ये क्या है, सब एक दूसरे को इजीली क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। दिस एंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3, और इससे क्या होगा, एक पावर जो है उसका यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि कोई एक गवर्नमेंट जो है वो पूरे कंट्री को तो रूल नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने पावर्स को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया, ताकि इजीली क्या किया जा सके, सबको चेक किया जा सके टाइमली, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आप, फंडामेंटल राइट्स। हमारा जो 4th की फीचर है वो है फंडामेंटल राइट्स। यहां तक आ गया आपको समझ में? जो आपके 3 की फीचर्स हैं, फेडरलिज्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और आपका जो 3rd की फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर, यहां तक आया आपको समझ में? नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल राइट्स। 4th जो की फीचर है वो है फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल राइट्स में देखो, द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज कोसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो दिया गया है, इसे हम क्या कहते हैं, कोसाइंस भी कहा जाता है, ठीक है। इसे कॉन्साइंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि द कॉलोनियल रूल हैड क्रिएटेड ए सर्टेन सस्पिशन ऑफ द स्टेट इन द माइंड ऑफ द नेशनलिस्ट दैट they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. Fundamental rights therefore protect citizen against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके रूल करने के बाद में यहाँ पर लोगों ने क्या समझा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो राइट्स जो लोगों को दिए जाएंगे, जो उनके लिए होंगे, उनकी सेफ्टी के लिए होंगे, वो किस फॉर्म में होने चाहिए, रिटन फॉर्म में होने चाहिए, ताकि कोई भी उसका मिसयूज ना करे। ऐसा अगर मान लो अगर रिटन फॉर्म में नहीं होता तो हम कभी भी उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं कि नहीं उसमें तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी रूल हो सकता है, लेकिन अगर वो रिटन फॉर्म में होगा तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है कि हम फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए कई हमें प्रोसेस जो है उसको फॉलो करने होंगे। ईजिली हम उसे ये नहीं कर सकते, नहीं कोई बात नहीं इस रूल को हटा दो दूसरा लगा दो, नहीं, हम वर्बली जो भी चीज़ें फॉलो करते हैं वो क्या होती है, सारी रिटन फॉर्म में हमारे सामने होती है। The Constitution thus guarantee the right of individual against the state as well as against other individual, कि जो rights हमारे दिए गए हैं वो सिर्फ particular individual persons के लिए ही नहीं बल्कि state और government भी क्या करेंगी, उनको follow करेंगी।
Moreover, the various minority communities also expressed the need for the constitution to include right that would protect their group. कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स है, ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर वन पर्सन को प्रोटेक्ट नहीं करती, बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल, हमारी जो सोसाइटी है उसको प्रोटेक्ट करती है. द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर also guarantee the rights of minorities against the majority. As Dr. Ambedkar has said about this fundamental right, their objective is twofold. यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने, वो क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने ही दिया था कि जो मेजोरिटी है, किसी भी कास्ट की जो मेजोरिटी है वो हमेशा क्या करती है, जो माइनॉरिटीज होती है उनको डोमिनेट करती है. अगर मान लो जैसे कोई किसी भी कास्ट के या रिलीजन के, किसी कल्चर के, मान लो कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी मान लो, अगर इनकी मेजोरिटी होगी तो इनसे जो कम होंगे क्वांटिटी में, मीन्स अगर ये 50% है और जहां पर ये इनके सामने कोई 10% ही अदर रिलीजन के अगर रह रहे, तो वो ये क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे उसको हमेशा, है ना. अगर क्लास के अंदर बॉयज की मेजोरिटी ज्यादा होगी, 50 बॉयज होंगे और वहां पर सिर्फ 5 ही गर्ल्स होंगी, तो वो क्या इजीली उनके साथ पढ़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि उनकी मेजोरिटी होने के कारण ये हमेशा क्या करेंगे, इसको डोमिनेट करेंगे ना. तो जो ये मेजोरिटी होती है वो हमेशा क्या करती है, माइनॉरिटी को डोमिनेट करती है ना. मेजोरिटी मीन्स ज्यादा होना, माइनॉरिटी मीन्स कम होना क्वांटिटी में, ठीक है. तो ये जो डोमिनेशन होगा, उस बेसिस को ध्यान में रखते हुए जो ऑब्जेक्टिव है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 2 फोल्ड्स में बनाया गया. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन ए पोजीशन टू क्लेम दोज राइट. यानी कि हर एक पर्सन के पास ये राइट है कि अगर वो राइट जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है वो उसे इजीली फॉलो नहीं कर पा रहे, तो वो क्या कर सकता है, उस पर क्लेम कर सकता है, मीन्स उसके खिलाफ जा सकता है. And secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws. और दूसरी चीज क्या है, हर एक के पास अपना एक राइट है, सबके पास अपना एक अधिकार है जिसको सबको क्या करना है, फॉलो करना है. तो पहले अपन देखेंगे कौन कौन से राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स. तो सबसे पहले आता है हमारा राइट टू इक्वलिटी. जो फंडामेंटल राइट्स हमारे दिए गए हैं वो क्या है, राइट टू इक्वलिटी. राइट टू इक्वलिटी का मीन्स क्या है, सबको समानता का अधिकार है. फंडामेंटल राइट्स में हमारा सबसे पहला जो दिया गया है वो सबको समान समझना. सब क्या है, इक्वल है. ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉज. लॉज जो है वो सबके लिए कैसा है, एक जैसा है. ये नहीं है कि वो तो अब बहुत बड़ा आदमी है उसके लिए लॉज अलग होंगे, कोई गरीब आदमी है उसके लिए लॉज अलग होंगे, नहीं. वोट करने का अधिकार सबको है तो सबको है. जहां पर जो चीज खरीदने का अधिकार सबको है, फ्री होकर रहने का अधिकार सबको है, तो ये सबके लिए है. ऐसा नहीं है कि अमीर लोग हैं तो वो तो वहां रह सकते हैं, गरीब नहीं रह सकते, ऐसा कुछ भी नहीं. दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री. मीन्स देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं सबके लिए क्या है, लॉज एक ही है. इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड. सिर्फ इक्वलिटी के साथ साथ उन्हें क्या बताया गया है कि उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. पुराने समय में क्या होता था, भेदभाव होता था ना, आप ऊंची जाति के लोग हैं, आप नीची जाति के लोग हैं, आप हमारे साथ बैठ नहीं सकते. जो नीची जाति के लोग होते थे उन्हें गांव से बाहर रखा जाता था, गांव के कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था. ऐसी बहुत सी कहानियां आपने पढ़ी होगी आप पीछे की क्लासेस में. सो बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स, यानी कि जो मेल या फीमेल है या किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है, उस बेसिस पर उसके साथ किसी भी पर्सन के साथ कंट्री के अंदर भेदभाव नहीं होगा. एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पीपल पब्लिक प्लेसेस. हर पब्लिक प्लेस पर हर लोग जा सकते हैं. उसके अलावा प्लेग्राउंड्स में जा सकते हैं, होटल्स में जा सकते हैं, शॉप्स वगैरह में जा सकते हैं, सबको बराबर का अधिकार है. The state cannot discriminate against anyone in matter of employment. State किसी को एम्प्लॉयमेंट के मैटर पर, एम्प्लॉयमेंट मीन्स कोई अगर काम कर रहा है, कहीं पर जॉब कर रहा है, उस मैटर पर स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि नहीं आप यहाँ जॉब नहीं कर सकते, आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं इसलिए आपको यहाँ जॉब नहीं मिलेगी. ऐसा नहीं होता ना. सब जिसकी जहाँ इच्छा हो वो वहाँ जॉब कर सकता है.
But there are exception of these that you will read about later in this book. The practice of untouchability has also been abolished. यानी कि जब गवर्नमेंट ने राइट टू इक्वलिटी दिया, तो राइट टू इक्वलिटी के साथ साथ जो अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस थी, अनटचेबिलिटी मीन्स जो छुआछूत वगैरह किए जाते थे, छूते नहीं थे, ऊंची जाति के लोग जो थे वो नीचे जाति के लोगों को छूते नहीं थे, दूर रहते थे एक दूसरे से, तो उस सिस्टम को भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया राइट टू इक्वलिटी के साथ में। नेक्स्ट जो है वो आता है आपका राइट टू फ्रीडम। सेकेंड जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम। अब ये राइट टू फ्रीडम क्या है? दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें क्या दिया गया? फ्रीडम दी गई है किसकी? स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। आप किसी भी चीज टॉपिक के ऊपर बोल सकते हो, अपने एक्सप्रेशन दे सकते हो, अपने विचार जो है वो दे सकते हो। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो। आपको कोई मान लो फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, कर सकते हो, उसके लिए भी आपको फ्रीडम है। द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप देश के किसी भी हिस्से में जाकर रह सकते हो, आपके पास ये अधिकार है, आप वहाँ सेटल हो सकते हो, जहाँ आपकी इच्छा आप वहाँ जाकर रह सकते हो। ऐसे नहीं है किसी घर में जाकर रहने लगे ज़बरदस्ती कि हमारा तो अधिकार है, ऐसा नहीं। बल्कि आप जैसे कि इंडिया के अंदर अभी आप राजस्थान में रह रहे हो, आप मुंबई में जाकर सेटल होना चाहते हो, आपकी अच्छी जॉब हो गई, वहाँ आपने अपना घर ले लिया, वहाँ जाकर रह सकते हो, इसकी फ्रीडम है, ये फ्रीडम होती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे का घर है और आप जाके बोल दो कि नहीं हमें तो फ्रीडम मिली हुई है, राइट टू फ्रीडम है हमारे पास तो, और हम यहाँ रह सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। थर्ड जो है वो आता है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या चीज़ है? कि जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स किसी को परेशान करना, किसी को हर्ट करना, तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हो, है ना। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर जो अत्याचार होता है, उनको ज़बरदस्ती कहीं पर नौकरी लगाई जाए, काम करवाया जाए उनसे, तो वो क्या कहलाएगा? उसके खिलाफ आप जाकर गवर्नमेंट में अपनी शिकायत कर सकते हो। तो वो आता है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप किसी भी रिलीजन को क्या कर सकते हो? अडॉप्ट कर सकते हो। तो रिलीजन फ्रीडम is provided to all the citizen. Every citizen has the right to practice, profess and propagate the religion of their choice. अपनी इच्छा से हम किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। किसी भी कल्चर को आप अडॉप्ट कर सकते हो, जैसे कि कोई गुजराती कल्चर को अडॉप्ट करना चाहता है, उनके अकॉर्डिंग उनकी भाषा सीखना चाहता है, उनकी जो संस्कृति है उसको सीखना चाहता है और फिर उसे फॉलो करे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आप कहीं पर भी जाकर शिक्षा ले सकते हो, किसी भी स्कूल में जाकर एडमिशन करा सकते हो, किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्टेट के किसी भी कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, ये आपका राइट है। और फिर लास्ट जो है आपका वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि फंडामेंटल अगर कोई वियोलेट करता है, मीन्स जो आपके राइट्स आपको दिए गए हैं इनको आपको फॉलो करने के लिए अगर कोई मना करता है कि नहीं आपको इक्वलिटी नहीं मिल रही है, आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है, आप किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, या आपके एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है आपके रिलीजन को लेकर, आपके कास्ट को लेकर, तो उसको किस तरीके से हम बचा सकते हैं, वो आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर। उसमें हम हमारे राइट्स को, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का राइट हमें दिया गया है, कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अगर हमें कोई प्रोटेक्ट नहीं करने दे रहा है तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई है, जिससे हम हमारे राइट्स को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक आपका बचा है सेक्युलरिज्म का, जो कल कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक अपने चैप्टर को रीड करना, और इसके साथ साथ सेकेंड चैप्टर भी कल स्टार्ट करेंगे सेक्युलरिज्म वाला, जो कि उसी चैप्टर से कनेक्टेड है। ओके स्टूडेंट्स।